नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे जीएस मॉक टेस्ट 9। ठीक है, आपके 8 जीएस के मॉक टेस्ट हो चुके हैं और हिंदी के भी आपके मॉक टेस्ट हो चुके हैं 9। तो इस तरह से आप डेली एक मॉक टेस्ट करते हैं और ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी मुख्य शिक्षा की परीक्षा और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, वो उसके लिए ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप ये डेली करते रहेंगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत होती जाएगी। आपको लगातार पता चलता जाएगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए आपकी मुख्य सेविका भर्ती के बैच के बारे में, या आपकी परीक्षा के बारे में, या आपके क्लास के बारे में, या आपकी अन्य कोई समस्या है, तो टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा ये भी लिखा करिए, और जो प्रश्न मैं आपसे पूछा करूं उसका उत्तर ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि प्रश्नों का जब आप तुरंत उत्तर देते हैं, चाहे आप देख कर दें किताब से या गूगल करके, लेकिन दें ज़रूर। वो प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर आप क्विक रिवीजन क्लासेस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करिए। मैं आपसे रोज़ यही रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ। हो सकता है आपको और लगता हो, लेकिन इसी से आपका फ़ायदा होगा। आप जब लगातार पढ़ेंगे बैठ के ना, तो आप देखेंगे आपका मन एकाग्र होता जाएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, जो आपके सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जीएस मॉक टेस्ट 9 का। तो पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में या हिंदी में? मुझे लगता है इसका उत्तर आपको पता होगा, फिर भी आप बताइए कमेंट करके कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में या उर्दू में या पाली में या हिंदी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत में। तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है और महाभारत का एक भाग है। ठीक है, तो ये महाभारत का भाग है। इसकी कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय, उनका संकलन श्रीमद् भागवत गीता में है। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? आपका प्रश्न है अगला, वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? ऑप्शन ए बैल, बी भेड़, सी गाय, डी हाथी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय या हाथी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वैदिक काल में गाय को अगण्य माना गया है। अगण्य का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य। जिसे मारा ना जाए या जो मारे जाने के योग्य नहीं है, वह अगण्य होता है। तो गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। तो गाय की हत्या करना वेदों के अनुसार काफ़ी बड़ा पाप है। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, महावीर के 3 नगीने, ब्रह्मा विष्णु महेश या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? बताइए त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा आपका सही होगा? क्या गांधी जी के 3 बंदर त्रिपिटक हो गए? बिल्कुल नहीं। महावीर के 3 नगीने? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश है? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं विनय पिटक में लिखी गईं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत लिखे गए। क्या लिखे गए? धार्मिक सिद्धांत लिखे गए हैं सुत्त पिटक में। तथा अभिधम्म पिटक में क्या लिखा गया? दार्शनिक सिद्धांत। तो ये 3 पिटक थे बौद्ध धर्म के, जिनमें बौद्ध के उपदेशों को लिखा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक भी कहते हैं सम्मिलित रूप में। अगला प्रश्न है आपका चौथा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या अशोक महान, या समुद्रगुप्त?
बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अशोक महान या समुद्रगुप्त? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर है डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ, किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तो देखिए यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार होते हैं कि पहला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। फिर अगली होता है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? तो विसेंट स्मिथ ने लिखी। फिर आपका एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो विसेंट स्मिथ ने कहा। तो ये देखिए एक प्रश्न में आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो अश्वघोष हैं या विशाख दत्त हैं या कालिदास हैं या भास हैं? बताइए मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष हैं या विशाख दत्त या कालिदास या भास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का बी, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। मुद्रा राक्षस रचना विशाख दत्त की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो ये जो विशाख दत्त है किसके जीवन पर आधारित है? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कालिदास की 3 रचनाएं लिखकर बताएंगे। कालिदास की कोई भी 3 रचनाएं आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगला प्रश्न है आपका, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? बताइए राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई हैं या नरहरि हैं या सूरदास हैं या रसखान है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मीराबाई ने राग गोविंद की रचना की है। तो मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की? 4 ग्रंथों की। तो पहला प्रश्न आपका ये बन जाता है कि मीराबाई किसकी भक्ति? तो श्री कृष्ण की भक्ति। इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? 4 की। तो ये ग्रंथ है बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद और राग सोरठ। तो कितने हैं? बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। ये किसने लिखे हैं? मीराबाई ने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। तो मीराबाई ने जो गीत लिखे या गीत गाए उनका संकलन कहाँ किया गया है? तो उनका संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है 7वां, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? बताइए डचों से लिया या फ्रांसीसियों से लिया या डेनिसों से लिया या पुर्तगालियों से लिया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? आपका ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 का डी, ठीक है। पुर्तगालियों से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था। इसे दहेज भी कहते हैं। तो बंबई अंग्रेजों को दहेज में मिला था। पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी जब वहां पर की इंग्लैंड के राजकुमार से, तो बंबई को दहेज में दे दिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? बताइए भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया? सूरत में लगाया या पुलिकट में लगाया या कोचीन में लगाया या कासिम बाजार में लगाइए? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूरत, ठीक है। तो लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? लुई 14वें के समय में। कई बार राजा का नाम भी पूछ लिया जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के समय में हुई। तब मंत्री कौन था? कॉलवर्ट था, जिसे कंपनी देश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना कब की? 1668 में। कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। तब राजा कौन था फ्रांस का? लुई 14वां। तो ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ये भी बहुत बड़ा भारत की महिलाओं के सुधार के लिए आवश्यक था कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो।
वो किसी पर निर्भर ना रहें, किसी अनजान व्यक्ति पर, किसी की रोटियों पर नहीं, उनका भी अपनी फैमिली होनी चाहिए। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या सर हेनरी हॉर्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस? ये प्रश्न आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जहाँ पर आप नौकरी करने जा रहे हैं वो महिला और बाल विकास से जुड़ी हुई नौकरी है। वहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपके सिलेबस में रखे भी जा सकते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का बी, लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा सती प्रथा किसके शासनकाल में खत्म हुई थी? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1856 में। इस अधिनियम के नियम 15, ये नियम आपको नहीं, अधिनियम कुछ नहीं याद रखना है, केवल आप ये याद रखिए कि विधवा विवाह को वैध माना गया, उससे उत्पन्न संतान को भी वैध माना गया, और यह 1856 में अधिनियम पारित हुआ। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से और लॉर्ड कैनिंग के समय में। बस आपको इतना याद रखना है। इस अधिनियम के नियम, धारा, ये आपको कुछ याद नहीं रखनी, ये परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो बेगम ऑफ अवध। देखिए अंग्रेजी में यह ऑप्शन आपका रख दिया गया, तो ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? बेगम नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो बेगम ऑफ अवध, तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है। बेगम ऑफ अवध या बेगम ऑफ लखनऊ, जो हजरत बेगम नाम था उनका, उन्होंने 1857 का लखनऊ में नेतृत्व किया था। लखनऊ या अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। किसने किया? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां पर किया? लखनऊ या अवध में। इतना आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की कैटेगरी में आ जाता है, और महिला जुड़ी हुई है तो आप सबके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने या रामधारी सिंह दिनकर ने या सरोजनी नायडू ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो बताइए वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? मुझे लगता है आपको ये उत्तर आता होगा। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। कौन सी किताब से लिया गया? आनंद मठ से। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह आधारित है। तो सन्यासी का यहाँ पर देखिए आप, ये वर्तनी भी देख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में हिंदी के पेपर में पूछी जाती है सन्यासी शुद्ध रूप। तो सन्यासी में आधा ना भी होता है और ऊपर अंक की बिंदी भी होती है। तो 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो पहली बार कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। कौन सी किताब से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। ठीक है। इसका उपन्यास का कथानक किस पे आधारित था? सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय नारी कौन है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो मुख्य सेविका के लिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रथम भारतीय नारी कौन है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वनचेंद्री पाल, ऑप्शन ए। कौन सा सही हो जाएगा? वनचेंद्री पाल, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वनचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। कब सफलता प्राप्त हुई थी? 1984 में ये प्रथम भारतीय महिला है। अगला है आपका भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला है। ठीक है। तो भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो उसका सही है चौथा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। तो पहले पे कौन है? राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का तो याद कर ही लीजिए, और बाकी सब तो ऐसे ही है। बस याद, इनका क्रम याद रखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, क्रम क्या है। अगला प्रश्न है आपका भारत की सबसे बड़ी वहा नदी क्या है? जिसका वहा क्षेत्र सबसे बड़ा है वो नदी कौन सी है? बताइए भारत की। महानदी है या गोदावरी है या गंगा है या नर्मदा है? बताइए भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? सी सही होगा, गंगा। ठीक है। गंगा कितनी लंबी है? 25 किलोमीटर।
तो उपर्युक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वहा लंबाई इस प्रकार है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1665 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर और महानदी 858 किलोमीटर। कितना? 858 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? बताइए। 26 नवंबर 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1949 को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बारीकी से ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1950, या 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1949। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान सी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था, पर अपनाया इसे 26 नवंबर 1949 को गया था, मतलब अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ दिया गया है? बताइए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ दिया गया है? 12 से 35 तक, 36 से 51 तक, या 37 से 55 तक, या 61 से 80 तक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ दिया गया है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 36 से 51 तक। भाग आपका कौन सा हो जाएगा? भाग आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 35 से 51 तक किया गया है। ठीक है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 35 से 51 तक। यहाँ पर 35 गलत लिख गया, 36 कर लीजिए। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर 36 से 51 तक है। ठीक है, कितना? 36 से 51 तक। यहाँ पर 35 गलत लिखा है, तो आप उसको सही कर लेंगे। 36 से 51 तक है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। भाग 4 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बताइए। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हैजा, या मलेरिया, या टाइफाइड, या पित्त ज्वर। बताइए विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टाइफाइड। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। तो टाइफाइड कैसा जीवाणु जनित रोग है कि जांच के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण एक समूहन परीक्षण है जिसकी खोज सन 1896 में सर फर्डिनेंड विडल ने किया था, तो इसलिए इनका नाम विडाल हो गया। तो आपको कभी विडाल परीक्षण का नाम पूछे तो विडल याद रखना, विडल से विडाल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बताइए। विटामिन डी है, या विटामिन ई है, या विटामिन के है, या विटामिन बी है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई, के, बी में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी आपका जल में घुलनशील है। तो बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। बसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के याद रखिए, ए, डी, ई, के याद रखिए। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। बी और सी कैसे विटामिन है? ये जल में घुलनशील है। और ए, डी, ई, के कौन से विटामिन है? ये वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? बताइए। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, या आप विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है, या बायोटीन है, या कैल्सीफेरॉल है, या नेपियोक्विनोन है? बताइए। टोकोफेरॉल है, या बायोटीन है, या कैल्सीफेरॉल है, या नेपोक्विनोन है? तो कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी होता है। ठीक है, विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यह मुख्यतः दूध, अंकुरित गेहूं, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः दूध, अंकुरित गेहूं और हरी सब्जियों में। ठीक है, तो विटामिन ई की जानकारी आपको पूरी मिल गई। अगला प्रश्न है आपका, जो आपका अंतिम प्रश्न भी है, बंदीपुर या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? बताइए। बंदीपुर या बांदीपुर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? कर्नाटक में है, या गुजरात में है, या असम में है, या उड़ीसा में है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बांदीपुर या बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है, तीनों जगह में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, डंडेली अशी टाइगर रिजर्व तथा वीलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? देखो, भद्रा टाइगर रिजर्व आपको याद रख लीजिए, डंडेली याद रख लीजिए, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। स्वामीनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व भी आपको याद रख लीजिए। 1973 में स्थापना हुई थी बांदीपुर की। कहाँ पर? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के जंक्शन पर है, मतलब तीनों राज्यों में थोड़ा थोड़ा आता है। तो ये रहा आपका जीएस मॉक टेस्ट 9। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने सही हुए, और कमेंट करके कालिदास की 3 रचनाएं मैंने आपसे पूछी थी उसका उत्तर भी दीजिएगा। यहाँ इस वीडियो के अंत में पीडीएफ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। कुछ नकारात्मक मन में मत लाइएगा। अगर उनसे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप QRC हेल्प सर्च करके वहाँ पर टेलीग्राम पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और पूरा वीडियो देखा करिए, ऐसे पढ़ते रहिए, आपका फ़ायदा होगा। और आपकी जो मुख्य सेविका की क्लासेस हैं सब्जेक्ट वाइज, वो 10 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका लोगों का फॉर्म भर जाए। कल से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कोशिश करिए आप रक्षाबंधन से पहले ये फॉर्म सबमिट कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।